Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Daghari and we are going to talk about lecture number 18 from biology book, and that lecture will be from chapter number 15. We will discuss this lecture with diagrams, animations and other helping materials also. So hope you will understand the concepts of this lecture easily. First of all, kidney as osmoregulatory organ, what does it means? It means kidney maintain water and salt balance in the body. As you can see the human kidneys, it contains millions of nephrons. This is the functional unit of kidney and it helps to maintain the water and salt balance in the body. यानी जिस्म में पानी और नमकियात की मिकदार को बैलेंस रखना, इजाफी पानी को बॉडी से एक्सक्रीट कर देना और बॉडी के अंदर साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को लेवल पर रखना क्या कहलाएगा? ऑस्मोरेगुलेशन. और ये कौन कर रहा है? नेफ्रॉन इन द किडनी. सो किडनी ड्यू टू दिस नेफ्रॉन फिल्टर्स आवर ब्लड एंड हेल्प्स टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी. इस नेफ्रॉन के जरिए वाटर और सॉल्ट्स ब्लड से निकलकर बाहर आ जाएंगे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर किडनी के फंक्शनल यूनिट में, और पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए ये आगे की तरफ हम देख सकते हैं मूव कर रहे हैं, और इनमें से रीअब्जॉर्प्शन होगी नेसेसरी एलिमेंट्स की. ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही है नेसेसरी एलिमेंट्स की, साल्ट्स की, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर. ये नेसेसरी एलिमेंट्स को वापस बॉडी के अंदर इनटेक किया जा रहा है ताकि बॉडी के अंदर साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके, उसका बैलेंस रखा जा सके, और वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा. तो बॉडी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. किडनीज मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, और बाकी एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, इन सब चीज़ों को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा. सो हमने देखा कि किडनी क्या है, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, और कैसे वाटर और सॉल्ट बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करती है. तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक, द प्रोडक्शन ऑफ वेराइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूराइन. वेराइड का मतलब तब्दील होती हुई जो मिकदारें होती हैं किसकी? यूरिन की, जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. यानी अगर वाटर अवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, बॉडी के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा एक्सेस वाटर. सो हम यहाँ से देख सकते हैं एग्जिबिट्स क्लियरली दैट किडनी फंक्शन एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन अलॉन्ग इट्स एक्सक्रीटरी रोल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. यानी कि दो तरह के इसके रोल होंगे. एक तो वाटर का बैलेंस मेंटेन हो रहा है बॉडी के अंदर, और दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर एग्जांपल यूरिया, उसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जा रहा है. उसके बाद हम देख सकते हैं किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स. अनयूजुअल सिचुएशन में अराइज इन द फंक्शन ऑफ किडनी. यानी कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो किडनी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है. किन फैक्टर्स के जरिए? जो किडनी के अंदर हो सकते हैं, ये किडनी के बाहर हो सकते हैं. इन किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर हम सबसे पहले किडनी स्टोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. यानी गुर्दे में पथरी कैसे हो सकती है, और इस स्टोनी मटेरियल की वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. यानी कि यूरिन एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, रुकावट आ सकती है. ऑब्स्ट्रक्शन मैंने रुकावट. और ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस हैं जो कि किडनी स्टोन की वजह से हो सकते हैं. और इसकी केमिकल नेचर क्या हो सकती है किडनी स्टोन की? ज़्यादा कैल्शियम लेवल इंटेक करने से, जो कि मिल्क के अंदर मौजूद होता है. यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेस. यानी कि ऐसी बीमारियाँ जिनमें कैल्शियम हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, विटामिन डी की कमी हो सकती है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम. तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम अगर ब्लड में होगा तो उससे किडनी स्टोन प्रोड्यूस हो सकता है, गुर्दे में पथरी, जैसे इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं. और यहाँ से भी हम यूरिनरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन को, रुकावट को देख रहे हैं. ये किडनी में स्टोन, और किडनी स्टोन यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कर सकता है, वहाँ पर रुकावट कैसे पैदा कर सकता है. ज़्यादा वाटर इंटेक करने से किडनी स्टोन को रिमूव किया जा सकता है. मेडिसिन के जरिए भी किडनी स्टोन को किया जा सकता है. ये किडनी स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा है. और लिथोट्रिप्सी यानी कि शॉक वेव रेडिएशन के जरिए भी किडनी स्टोन को रिमूव किया जा सकता है, जो कि किडनी स्टोन को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देती है, और ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर यूरिनरी ट्रैक से एक्सक्रीट हो जाता है. तो किडनी स्टोन की टाइप्स आपने याद रखनी है. हाइपरकैल्सीमिया यानी कि ज़्यादा मिकदार होगी कैल्शियम की ब्लड में. हाइपरऑक्सिलूरिया, ब्लड के अंदर हाई लेवल्स होंगे ऑक्सीलेट्स के, जो कि टमाटर के बीजों में पाया जाता है,
ऐसा केमिकल है। और यहाँ पर बताया हुआ है इज अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन, और इस ऑक्सिलेट से कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन बन जाता है। ऑक्सिलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ऑक्सिलेट्स कहाँ होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोमेटोज के अंदर, मोस्टली टोमेटोज के सीड्स के अंदर। मे बी द सोर्स ऑफ हाइपरऑक्सिल यूरिया, ये हाइपरऑक्सिल यूरिया का अहम जरिया हो सकते हैं, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सिलेट्स की मिकदार में इजाफा। इसके बाद है द इंसिडेंस, जो चांस होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन का, ये आपका एमसीक्यूज है, याद रखना है आपने, 70% होता है। यानी कि जितने भी किडनी स्टोन बन सकते हैं तो उनमें से 70% चांस कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन बनने का होता है, क्योंकि कैल्शियम मिल्क में भी मौजूद हो सकता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, धूप में कम बैठना जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है। उसके बाद है द इंसिडेंस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ स्टोन्स, यानी कि दूसरी तरह के जो स्टोन्स होंगे उनका चांस कितना बन सकता है। कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड स्टोन के बनने का चांस 15% होगा। कैल्शियम फॉस्फेट इस तरह का स्टोन बनने का चांस 15% होगा। और यूरिक एसिड या फिर गोश्त वगैरह अगर ज़्यादा खाएं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में, और उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन बनने का चांस कितना हो सकता है? 10%। ये साल्ट्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, जब किडनी में यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है, और बाद में इकट्ठे होकर किडनी स्टोन बना देते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बुक हम देख रहे हैं कि किडनी स्टोन को रिमूव करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। दैट कैन बी लिथोट्रिप्सी। प्रेजेंटली लिथोट्रिप्सी इज यूज्ड फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, यानी लिथोट्रिप्सी के अंदर किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है विदाउट एनी कट ऑन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स। इनका इस्तेमाल करके हम किडनी स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स-रेज और अल्ट्रासाउंड्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम ए मशीन। रेडिएशंस डाली जाती हैं, कहाँ से? मशीन से, जो बॉडी के बाहर होती है, और वो किडनी स्टोन को ब्रेक कर देती है। हमने उसकी अभी एनिमेशन देखी थी। द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इन टाइनी पीसेस और इनटू सैंड, यानी कि शॉक वेव्स उस स्टोन को छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स को यूज़ करते हैं, जो कि यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है स्टोन। इसके बाद हम रेनल फेल्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। रेनल फेल्योर, रेनल द टर्म मीन्स रिलेटेड टू किडनी, यानी किडनी फेल्योर के बारे में हम बात कर रहे हैं। वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल, यानी कि जो मोहलिक फैक्टर्स हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल मीन्स नुकसान पहुंचाने वाले, एंड केमिकल नेचर। और केमिकल नेचर, फॉर एग्जांपल हमने अभी किडनी स्टोन के बारे में देखा था। अगर किडनी स्टोन इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर दे तो वो चीज़ रेनल फेल्योर यानी किडनी फेल्योर की तरफ जा सकती है। मे प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन, आहिस्ता आहिस्ता किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देगी। पर्टिकुलरली द ग्लूमेरुलर पार्ट, जैसे यहाँ से हम ग्लूमेरुलस को देख सकते हैं। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। ब्लड में से यूरिन, वाटर और साल्ट्स निकल कर इसके अगले हिस्से बूमेंस कैप्सूल के अंदर आते हैं। तो वेरियस केमिकल्स अगर डिस्ट्रॉय कर दें नेफ्रॉन को, खास तौर पे उसके ग्लूमेरुलर पार्ट को, दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा और यूरिया का लेवल ब्लड प्लाज्मा में बढ़ता जाएगा, और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट्स भी। द राइज इन यूरिया कॉजेज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। एनीमिया का मतलब खून की कमी, और ब्लड प्रेशर में भी इजाफा होगा इस चीज़ से। इसके बाद हम मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, यानी मसनूई तरीके से खून की सफाई करना। इन क्रॉनिक रेनल, शदीद किस्म का अगर किडनी फेलियर हो जाए और किडनी वर्क करना छोड़ दे, द फंक्शन ऑफ किडनी इज कम्प्लीटली लॉस्ट। किडनी का फंक्शन मुकम्मल तौर पे खो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड इज अनेबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, और जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं कर सकती बॉडी से, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए पर्टिकुलरली खास तौर पे यूरिया को, द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। उस पेशेंट के ब्लड को ट्रीट किया जाता है, साफ किया जाता है डायलिसिस के जरिए। यहाँ पर बताया हुआ है, इट क्लीन्स द ब्लड आइदर बाय पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के जरिए ब्लड को साफ किया जाता है, जैसे कि डायलाइजर हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। और इसको फिल्टर किया जाता है, ब्लड को साफ किया जाता है एब्डोमेन के अंदर ही, यानी पेट के अंदर ही। इसके तरीकाकार हम जान लेते हैं। ये दोनों प्रोसीजर्स क्या बता रहे हैं हमें। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इज डन बाय हेल्दी किडनीज,
यानी वो ट्रीटमेंट की जाती है जो काम हेल्दी किडनीज ने करना होता है, और रिमूव किया जाता है एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल को ब्लड से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, दो तरह के डायलिसिस के प्रोसेस हैं। हीमोडायलिसिस यानी क्लीनिंग ऑफ ब्लड, हीम इन ब्लड, और पेरिटोनियल डायलिसिस, इसको हम अभी डायग्राम्स के साथ डिस्कस करेंगे, बट हीमोडायलिसिस को हम देख लेते हैं। इट इज द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। इन दिस प्रोसेस ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द मशीन विच कंटेन्स डायलाइजर, और उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ये डायलाइजर या फिर आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के लिए, इसमें पेशेंट की बॉडी के साथ उसकी वेन्स और आर्टरीज के साथ ट्यूब्स जोड़ दी जाती हैं, ग्राफ्ट कर दी जाती हैं इन निडल्स के जरिए। यहाँ पर शो किया जा रहा है कि निडल आर्टरी के अंदर इंजेक्ट की गई है और वहां से ब्लड को निकाला जा रहा है, जिसको क्लीन करना है और उसको डायलाइजर के अंदर भेजा जा रहा है। अब इस डायलाइजर के अंदर दो हिस्से होंगे। एक तरफ डायलिसिस फ्लूइड होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट मटेरियल खींच लिया जाएगा, और दूसरी तरफ से ब्लड क्लीन होकर पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमने हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर देखा। यहाँ पर यह भी बताया गया है डायलाइजर हैज़ टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। डायलिसिस मशीन के पास दो जगहें थीं जो कि थिन मेम्ब्रेन के जरिए अलहदा की गई थी, और उसके बाद ब्लड पास होता है एक साइड से मेम्ब्रेन के और दूसरी साइड पर डायलिसिस फ्लूइड होता है। तो वेस्ट और एक्सेस वाटर ब्लड से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है और ब्लड क्लीन होकर वापस पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद है पेरिटोनियल डायलिसिस। इन शॉर्ट इस इमेज के अंदर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को देख रहे हैं। तो ये जो लाइनिंग है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को घेरे हुए, यानी पेट के ऑर्गन्स को घेरे हुए, ये लाइनिंग दैट इज पेरिटोनियल लाइनिंग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बनी होगी, और उसके अंदर की कैविटी पेरिटोनियल कैविटी होगी। उसमें थिन ट्यूब कैथीटर के थ्रू डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है, और डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर मौजूद ब्लड कैपिलरीज से, फॉर एग्जांपल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड फिर बॉडी से बाहर खींच लिया जाता है। तो ये प्रोसीजर है किसका? पेरिटोनियल डायलिसिस का। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज ए पेरिटोनियल कैविटी। मासवा इसके कि पेरिटोनियल कैविटी किसमें होती है? डायलाइजर के अंदर नहीं, एब्डोमेन के अंदर, लाइंड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से लाइन। पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। पेरिटोनियल कैविटी भरी है डायलिसिस फ्लूइड से। दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू ए कैथीटर। अब वो डायलिसिस फ्लूइड को किसके जरिए बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है? कैथीटर के जरिए। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू डायलिसिस फ्लूइड। एक्सेस वाटर कहाँ आ जाएगा? और वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में। और उसके बाद दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स ए डे। कई बार एक दिन में ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। डायलाइजर इज ए किडनी मशीन। डायलाइजर क्या है? किडनी की एक मशीन है। दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज किडनी फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि सिमिलर उसी तरह से काम करती है जिस तरह से एक किडनी काम करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए और एक्सेस वाटर को भी। इट इज यूज्ड आफ्टर द किडनी फेलियर। जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना छोड़ जाती है, तो डायलिसिस यूज किया जाता है अगेन एंड अगेन until मैचिंग डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। जब तक मैचिंग डोनर की किडनी उस पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट ना कर दी जाए। आगे हमने किडनी ट्रांसप्लांट देखना है। डायलिसिस में बी यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर्स। डायलिसिस को आर्जी तौर पर यूज किया जा सकता है इन हाई डिग्री रेनल फेलियर। जब किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हो तो उसको हम कहेंगे यूरीमिया या फिर एंड स्टेज रेनल डिजीज। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यूरीमिया या फिर एंड स्टेज रेनल डिजीज क्या है? तो आपने लिखना है इसमें हाई डिग्री रेनल फेलियर इज कॉल्ड एज यूरीमिया। द डायलिसिस कैन नॉट बी डन। इस कंडीशन में जब डायलिसिस भी ना किया जा सके तो सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन मैचिंग डोनर किडनी की होती है। दैट इज ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं ये ट्रांसप्लांटेड किडनी है और ये डिजीज्ड किडनी है जो कि अपना फंक्शन लॉस कर चुकी हैं, और यहाँ से ट्रांसप्लांटेड यूरेटर भी है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ जोड़ दिया गया है। ये एक किडनी इस रेसिपिएंट को दी गई है, कहाँ से? डोनर की तरफ से, जो कि मैचिंग डोनर था, और ये इसके यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर दी गई है। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ आई होंगी। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस फर्दर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।